नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दोस्तों, आज इंडिया और जापान के बीच एक बड़ी बैठक हुई। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच हुई मीटिंग में दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाने पर बात की। इस मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आया है, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, वॉरशिप बिल्डिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एक्सरसाइजेज और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई बड़े फैसलों की जानकारी दी गई है। तो एक तरह से जो सबसे बड़ी बात इस बैठक से निकलकर सामने आई है वो ये है कि भारत और जापान अब डिफेंस सेक्टर में सिर्फ एक दूसरे के साथ बातचीत तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि मिलकर काम करना चाहते हैं। नेवल शिप बिल्डिंग और शिप डिजाइन में साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझिए। देखिए, भारत के पास आज दुनिया की बड़ी और तेजी से बढ़ती वॉरशिप बिल्डिंग कैपेसिटी है। भारत में एक के बाद एक इंडिजिनस वॉरशिप्स तैयार किए जा रहे हैं। वहीं अगर जापान की बात करें तो जापान के पास शिप बिल्डिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी और मरीन सिस्टम के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। ऐसे में अगर दोनों देशों की ताकत एक साथ आ जाती है तो इसका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। और आज विस्तार से में हम भी इसी विषय पर बात करेंगे। पहले आपको खबर बताएंगे, फिर ये भी बताएंगे कि जापान के साथ शिप बिल्डिंग पर इतनी बात क्यों हो रही है, और अगर भारत और जापान मिलकर वॉरशिप्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो क्या हथियारों का भी आदान प्रदान होगा। और क्योंकि भारत अपने जहाजों में ब्रह्मोस फिट कर रहा है, इसलिए सवाल ये भी उठता है कि भविष्य में जापान के साथ होने वाले शिप बिल्डिंग सहयोग में हथियारों और मिसाइल तकनीक की भी क्या कोई भूमिका होगी या नहीं। क्या भारत की ब्रह्मोस जैसी मिसाइल प्रणालियों और जापान की अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के बीच भी किसी तरह का सहयोग देखने को क्या मिल सकता है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या है। देखिए, दोनों देशों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्र की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा समझौता किया है। इसके तहत इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ेगी। समुद्र में कौन सा शिप कहाँ जा रहा है, किस इलाके में क्या एक्टिविटी हो रही है और किसी खतरे की स्थिति में क्या हो रहा है, इस तरह की जानकारी दोनों देश ज्यादा बेहतर तरीके से शेयर कर सकेंगे। इसके साथ ही सर्च एंड रेस्क्यू यानी समुद्र में फंसे लोगों को बचाने और नेचुरल डिजास्टर के समय राहत पहुंचाने में भी दोनों देश साथ काम करेंगे। लेकिन इस पूरी मीटिंग में सबसे ज्यादा ध्यान जिस बात पर हुई वो है वॉरशिप बिल्डिंग और नेवल टेक्नोलॉजी। भारत और जापान ने इस बात पर सहमति जताई है कि दोनों देश मिलकर नए नेवल शिप्स के डिजाइन और डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी तलाशेंगे। आसान भाषा में अगर कहें तो जापान अपनी टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज देगा और इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकता है। यानी टेक्नोलॉजी जापान की और बड़े स्केल पर प्रोडक्शन इंडिया का। और देखा भी जाए तो दोनों देशों के लिए ये एक बड़ा फायदा हो सकता है। अब एक सवाल ये है कि जापान के साथ शिप बिल्डिंग पर इतनी बात क्यों हो रही है। देखिए, इसका कारण है जापान की नेवल टेक्नोलॉजी। जापान की नेवी दुनिया की सबसे एडवांस नेवल फोर्सेस में गिनी जाती है। उसके पास मॉडर्न डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक सेंसर्स हैं। खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर और समुद्र में सर्विलांस के मामले में जापान के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। और इंडिया की बात करें, इंडिया के पास तेज़ी से बढ़ती शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और बड़े स्केल पर वॉरशिप्स बनाने की क्षमता है, और इसीलिए दोनों देशों की ताकत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। और यही वजह है कि इसको लेकर बातचीत भी इतनी ज़्यादा है। देखिए, भारत के लिए ये कोऑपरेशन इसलिए बड़ा है क्योंकि इंडियन नेवी तेजी से एक्सपैंड हो रही है। भारत लगातार नए डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स बना रहा है। आने वाले सालों में समुद्र में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ जुड़ जाती है तो भारत ज़्यादा एडवांस और घातक वॉरशिप्स तैयार कर सकता है। और यही वजह है कि दोनों देशों ने
शिप रिपेयर को लेकर भी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कही है। आने वाले इस समय में दोनों देशों के नेवल शिप्स एक दूसरे के पोर्ट्स और रिपेयर फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका फायदा ये होगा कि अगर किसी इंडियन वॉरशिप की जरूरत जापान के आसपास पड़ती है या किसी जापानीज शिप को इंडियन ओशन में लंबे समय तक काम करना पड़े तो उसे अपने देश में वापस जाने की जरूरत कम पड़ेगी। इससे दोनों देशों की नेवी ज्यादा लंबे समय तक दूर इलाकों में ऑपरेट कर पाएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जानना बेहद जरूरी है। भारत अब अपने हर जहाज में ब्रह्मोस फिट करने की ओर देख रहा है। ब्रह्मोस की ताकत किसी से नहीं छिपी। ब्रह्मोस आज भारत की सबसे घातक मिसाइल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा गया। ऐसे में भारत जिन जहाजों को बना रहा है या अपग्रेड कर रहा है उनमें ब्रह्मोस फिट की जा रही है। तो सवाल ये भी है कि अगर भारत जापान के साथ मिलकर कोई जहाज तैयार करता है तो क्या उसमें भी ब्रह्मोस फिट की जाएगी, और अगर की जाएगी तो क्या इसका फायदा जापान को भी मिलेगा। आसान भाषा में कहें तो भारत और जापान अगर मिलकर वॉरशिप्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो क्या भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल जापान को देगा। देखिए, यहाँ पर इस बात को बिल्कुल सही तरीके से समझना होगा। भारत और जापान के बीच ब्रह्मोस को लेकर कोई डील नहीं हुई है। आज की इस मीटिंग में भी ब्रह्मोस का कोई जिक्र नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच जिस कोऑपरेशन की बात हुई है वो है वॉरशिप डिजाइन, शिप बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवल सिस्टम से जुड़ी तकनीक। इसलिए जापान के साथ मिलकर शिप बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन शिप्स पर ब्रह्मोस भी लगाई जाएगी। ये बहुत दूर की बात है। एक बात और समझना होगा कि ब्रह्मोस इंडिया और रशिया की जॉइंट डेवलपमेंट है। इसे भारत के डीआरडीओ और रूस की एनपीओ ने मिलकर डेवलप किया है, यानी इसके एक्सपोर्ट से जुड़े मामलों में रशिया का भी एक पक्ष है। तो ब्रह्मोस के मामले में ये बात समझनी होगी, अगर इंडिया और जापान भविष्य में मिलकर कोई वॉरशिप बनाते हैं तो उस वॉरशिप पर कौन सा वेपन सिस्टम लगाया जाएगा ये एक अलग फैसला होगा। जापान की अपनी मिसाइल सिस्टम हो सकती है, इंडिया के अपने सिस्टम हो सकते हैं और दोनों मिलकर कोई नया सिस्टम भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि इंडियन नेवी के वॉरशिप्स पर ब्रह्मोस लगी है, ये जरूरी नहीं है कि जापान के साथ बनाए जाने वाले हर वॉरशिप पर ब्रह्मोस लगाई जाए। और वैसा अगर होता है तो उसके लिए क्या पता अलग से बातचीत हो। तो यहाँ पर ये जो सवाल था कि आगे चलकर भारत जापान को ब्रह्मोस देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा अभी कोई डील नहीं हुई है। अगर कोई डील हो जाती है तो वो बात अलग होगी। अब एक दूसरे सवाल पर आते हैं कि जापान अब भारत के साथ इतना ज्यादा डिफेंस कोऑपरेशन क्यों बढ़ाना चाहता है। देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजह है। आज जापान के सामने कई खतरा है। एक तरफ चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एक तरफ नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी जापान की चिंता काफी ज्यादा है। और यही इंडिया जापान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि इंडियन ओशन में भारत की मजबूत मौजूदगी है। जापान के लिए मिडिल ईस्ट और यूरोप से आने वाले तेल और दूसरे जरूरी सामान के सी रूट्स बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर इन सी रूट्स में कोई बड़ी समस्या आती है तो इसका सीधा असर जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए जापान चाहता है कि इंडिया के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन और मजबूत हो जाए। यहाँ पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जापान के आसपास चाइना की मिलिट्री पावर तेजी से बढ़ रही है। ईस्ट चाइना सी में जापान और चाइना के बीच तनाव रहता है। ताइवान के आसपास भी लगातार मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ रही है। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी जापान की चिंता काफ़ी ज़्यादा है। और यही इंडिया जापान के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि अगर जापान को इंडिया का साथ मिलता है तो इस क्षेत्र में जापान की नौसेना और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसी कोऑपरेशन का एक एग्जाम्पल यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट है। यूनिकॉर्न एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंटेना सिस्टम है जिसे जापान से इंडिया को ट्रांसफर किया जाना है। दोनों देशों ने इसे डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन का पहला बड़ा प्रोजेक्ट बताया है। इसका मतलब यह है कि भारत और जापान अब सिर्फ बातचीत और जॉइंट एक्सरसाइजेस तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि एक दूसरे को डिफेंस टेक्नोलॉजी भी देना चाहते हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने माइन काउंटर मेजर्स यानी समुद्र में बिछाई गई माइंस को खोजने और हटाने की क्षमता बढ़ाने पर भी साथ काम करने की बात कही। ये नेवल सिक्योरिटी का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि किसी भी वॉर के दौरान सी माइंस शिप्स की मूवमेंट को रोक सकती हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज भी लगातार बढ़ रहे हैं। आर्मी का धर्म गार्जियन एक्सरसाइज होता है, नेवी का जेमिक्स होता है और एयरफोर्स का वीर गार्जियन एक्सरसाइज हो रहा है। इस साल वीर गार्जियन में पहली बार जापानीज फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया आएंगे और इंडियन एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज करेंगे। यानी अब कॉपरेशन जमीन और समुद्र से आगे बढ़कर एयरफोर्स तक
पहुंच रहा है। इस पूरी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने एक नया वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया। इसमें सीनियर ऑफिशियल्स होंगे और ये ग्रुप डिफेंस, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े सभी मुद्दों को एक साथ कोऑर्डिनेट करेगा। यानी अब हर चीज़ के लिए अलग अलग बातचीत करने के बजाय एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जो पूरी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने पर काम करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि इंडिया और जापान का कोई कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न। देखिए, दोनों देशों के लिए इस वक्त चाइना एक बड़ा थ्रेट है। देखिए, चाइना की मिलिट्री पावर और समुद्र में उसकी बढ़ती हरकत ने इंडिया और जापान दोनों को अपनी समुद्री ताकत मजबूत करने के लिए मजबूर किया है। कुल मिलाकर देखें तो आज की इंडिया जापान मीटिंग सिर्फ एक डिफेंस मीटिंग नहीं थी, इसमें आने वाले कई सालों की पार्टनरशिप की दिशा दिखाई दी है। जापान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसा कि हमने कहा, और इंडिया के पास बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस और विशाल मैरीटाइम एरिया में काम करने की क्षमता है। जापान इंडिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहता है और इंडिया जापान की टेक्नोलॉजी से अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और मजबूत करना चाहता है। और अगर शिप बिल्डिंग, नेवल टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सर्विलांस, जॉइंट एक्सरसाइज और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ये कोऑपरेशन इसी तरह आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में इंडियन नेवी की ताकत और तेजी से बढ़ सकती है। यानी भारत सिर्फ समुद्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि अब टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ कर एक ऐसी नेवी तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो इंडियन ओशियन से लेकर इंडो पैसिफिक के बड़े हिस्से तक लंबे समय तक ऑपरेट कर सके। और जापान के साथ ये जो मीटिंग हुई, जो फैसले लिए गए, वो अपने आप में नौसेना को और ताकत देंगे। और आने वाले वक्त में अगर ये दोनों देश मिलकर साथ में जहाज बनाते हैं तो ये दोनों देशों की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। फिलहाल दोस्तों, आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।